हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जो पुस्तक है आपकी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका 8वां अध्याय है परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक क्रियाकलापों और बाजार का किसी एक ही स्थान पर पाया जाना दुर्लभ है। तो नेचुरल रिसोर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी और मार्केट तीनों एक जगह नहीं पाई जा सकती, तीनों अलग अलग जगह हमें देखने को मिलती हैं। परिवहन, संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को जोड़ते हैं। मसलन नेचुरल रिसोर्स में हम मान लें कि खेतड़ी, जो खेतड़ी है राजस्थान में, यहाँ पर कॉपर सबसे ज़्यादा मिलता है, तांबा। और तांबे से बनने वाली वस्तुएं, उसके लिए उद्योग लगा हुआ है यूपी में। यूपी में लखनऊ में हम कह लें, एग्जाम्पल है जिसे आप समझ पाएंगे। लखनऊ में उद्योग लगा हुआ है और इसको बेचने के लिए जो कॉपर है, कॉपर से जो बनने वाले उत्पाद हैं, उनको अगर हम सेल करना चाहें तो उसके लिए बड़ी मार्केट है दिल्ली में। दिल्ली में तो यहाँ पर तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। प्राकृतिक संसाधन जैसे नेचुरल रिसोर्स हम मान लें कॉपर को, आर्थिक क्रियाकलाप इकोनॉमिक जो एक्टिविटी हैं वो हो रही हैं लखनऊ यूपी में, और जो मार्केट है वो है दिल्ली में। तो तीनों चीज़ें अलग अलग जगह हैं हमारी, को किसी एक ही स्थान पर पाया जाना दुर्लभ है। तो ये तीनों चीजें एक जगह पर नहीं पाई जा सकती हैं। परिवहन, संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को जोड़ता है। तो जो उत्पादन केंद्र है और जो उपभोग केंद्र है, मार्केट में जब आएगा, बाजार में जब वस्तु आएगी, तो क्या करेंगे, यहाँ से जो कस्टमर हैं वो सामान को लेके जाएंगे, यानी कि उपभोक्ता हमें कहाँ मिलेगा, दिल्ली में। ठीक। तो ये कैसे जुड़े आपस में, ये तीनों के तीनों आपस में जुड़ गए हैं ट्रांसपोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा, ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर देख रहे हैं ना, परिवहन के द्वारा और संचार के द्वारा, कम्युनिकेशन के आधार पर भी ये जुड़ गए हैं। तो ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। कोई भी वस्तु कहीं पर उपलब्ध नहीं है तो उसमें संचार और आपका ट्रांसपोर्ट मेन इसमें इफेक्ट डालता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। हम्म विशाल उत्पादन और विनिमय की प्रणाली अत्यंत जटिल होती है। प्रत्येक प्रदेश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके लिए वहां आदर्श दशाएं उपलब्ध होती हैं। ऐसी वस्तुओं का व्यापार एवं विनिमय परिवहन और संचार पर निर्भर करता है। इसी प्रकार जीवन का स्तर व जीवन की गुणवत्ता भी दक्ष परिवहन, संचार एवं व्यापार पर निर्भर करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में परिवहन और संचार के साधन एक ही थे, परंतु आज दोनों ही सुस्पष्ट विशेषीकृत स्वरूप प्राप्त कर लिया है। परिवहन योजक और वाहक उपलब्ध कराता है जिनके माध्यम से व्यापार संभव होता है। तो पहले ये परिवहन और संचार दोनों एक ही रूप में प्रयोग किए जाते थे, परंतु अभी के टाइम पे इन दोनों को अलग अलग रूपों में हम मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे इनका अलग अलग होना हुआ ये सब चीजें हमें पता चलेंगी। अगला है परिवहन। ये तो था इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट। परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा की सुविधा को कहते हैं। वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कोई भी वस्तु जब हम लेके जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जब जाती हैं, तो उसे हम परिवहन या ट्रांसपोर्ट में रख लेते हैं, जिसमें मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो पहले गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सब चीजें। ऐसा गमनागमन स्थल जल एवं वायु में होता है। सड़कें और रेल मार्ग स्थलीय परिवहन का भाग है, जबकि नौ परिवहन तथा जल मार्ग एवं वायु मार्ग परिवहन के अन्य दो प्रकार हैं। पाइपलाइनें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल अवस्था में अयस्कों जैसे पदार्थों का परिवहन करती हैं। तो यहाँ पर
जो ट्रांसपोर्ट है, परिवहन के अलग अलग हमें फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। तो लैंड बेस, जो सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, रेलवे और वाटरवे हमें देखने को मिल रहा है, और एयरवे देखने को मिल रहा है, और पाइपलाइन वे भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और लिक्विड फॉर्म में अन्य चीज़ें जाती हैं। चलिए, इसके अतिरिक्त परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित सेवा उद्योग है। इसके अंतर्गत परिवहन मार्ग लोगों और वस्तुओं के वहन हेतु गाड़ियों, मार्गों के रखरखाव और लदान, उतराव तथा वितरण का निपटान करने के लिए संस्थाओं का समावेश किया जाता है। तो इसमें सामान को चढ़ाना, सामान को उतारना, ये सब चीज़ें भी चलती हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी-बड़ी शिप्स होती हैं, तो वो पोर्ट पर पहुँचती हैं, उसके बाद उसपे सामान उतारा और चढ़ाया जाता है मुंबई में, या अन्य जगह पर भी आप देख सकते हैं। प्रत्येक देश में प्रतिरक्षा उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के परिवहन का विकास किया है। दक्ष संचार व्यवस्था से युक्त आश आश्वासित एवं तीव्रगामी परिवहन प्रकीर्ण लोगों के बीच सहयोग एवं एकता को प्रोन्नत करता है। तो सहयोग और एकता की भावना इससे आती है, क्योंकि दूसरी जगह से जुड़ जाती है, कोई भी जगह दूसरी जगह से जुड़ने लग जाती है। परिवहन जाल क्या होता है? तो जो व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के बारे में बात आ रही है। भाई, दिल्ली को जयपुर से जोड़ दिया, जयपुर को मुरादाबाद से जोड़ दिया, मुरादाबाद को गुड़गांव से जोड़ दिया, गुड़गांव को हरियाणा से जोड़ दिया, कर्नाटका से जोड़ दिया, केरल से जोड़ दिया। तो एक नेटवर्क जैसा बन जाता है। हम आगे को मैप के आधार पे भी देखेंगे। तो परिवहन जाल क्या होता है? अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है, उसे परिवहन जाल कहते हैं। अगला है परिवहन की विधाएं। परिवहन की विधाएं देखते हैं। विश्व परिवहन की प्रमुख विधाएं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन। लैंड, वाटर, एयर एंड पाइपलाइन। इनका प्रयोग अंतर प्रादेशिक और अंतराप्रादेशिक परिवहन के लिए किया जाता है, और पाइपलाइन को छोड़कर प्रत्येक यात्रियों और माल दोनों का वहन करता है। तो इसमें एक तो गुड्स है, सामान के लिए भी हम कर रहे हैं, और पैसेंजर्स के लिए भी इनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विधा की सार्थकता परिवहित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, परिवहन की लागतों और उपलब्ध विधा पर निर्भर करती है। वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचलन का निपटान भारवाही जलयानों द्वारा किया जाता है। कम दूरी एवं एक घर से दूसरे घर की सेवाएं प्रदान करने में सड़क परिवहन सस्ता एवं तीव्रगामी है। किसी देश के भीतर स्थूल पदार्थों के विशाल परिणाम को लंबी दूरियों तक परिवहन करने के लिए रेल सर्वाधिक अनुकूल संसाधन है। उच्च मूल्य वाली हल्की तथा नाशवान वस्तुओं का वायुमार्गों द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है। परिवहन हेतु वायु यातायात अच्छी विधि है। एक सुप्रबंधित परिवहन तंत्र में ये विभिन्न विधियां एक दूसरे की पूरक होती हैं। तो ये सभी विधियां एक दूसरे की पूरक हैं, और सबसे अच्छा साधन वायु परिवहन को माना गया है। आगे बढ़ेंगे। सड़क परिवहन, तो ये तो था परिवहन के बारे में ऊपर। अब सड़क परिवहन जो है, रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में अब हम पढ़ते हैं, या लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्ट भी आप इसे कह सकते हैं। अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिकांश संचालन स्थल पर होता है। आरंभिक दिनों में मानव स्वयं वाहक थे। क्या आपने कभी किसी दुल्हन को डोली पालकी से 4 व्यक्तियों उत्तरी भारत में कहार द्वारा ले जाते हुए देखा है? बाद के वर्षों में पशुओं का उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाने लगा। क्या आपने कभी खच्चरों, घोड़ों और ऊँटों को ग्रामीण क्षेत्रों में सामान ढोते हुए देखा है? पहिए के आविष्कार के साथ ही गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद हुई। संभवतः प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 ईस्वी में उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटलैंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि पहली जो सार्वजनिक रेलगाड़ी चली थी वो 1825 को इंग्लैंड के स्कॉटलैंड और डार्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद से ही रेल मार्ग 19वीं शताब्दी में परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्रतम प्रकार बन गए। रेल मार्ग ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक महाद्वीपीय क्षेत्रों को वाणिज्यिक, अन्न, कृषि, खनन, विनिर्माण के लिए खोल दिया। अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने सड़कों की गुणवत्ता और उन पर चलने वाले वाहनों, कार, ट्रक इत्यादि के संदर्भ में सड़क परिवहन में क्रांति ला दी। स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइनों, राजमार्गों एवं तार मार्गों को रखा गया। तरल पदार्थ जैसे खनिज तेल, जल, अवमल और नाली मल का परिवहन पाइपलाइनों द्वारा किया जाता है। रेल मार्ग, समुद्री पोत, बजरे, नौकाएं, मोटर ट्रक और पाइपलाइन बड़े मलवाहक हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहली जो ट्रेन चली थी सार्वजनिक 1825 में, ये चली थी आपका स्कॉटलैंड से डर्लिंगटन तक। और ऊपर हम देखें तो यहाँ पर पहले मानव ही एक तरीके से ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग किए जा रहे थे। जब हम पालकी, दुल्हन की डोली ये सब देख रहे हैं, और कहार एक कम्युनिटी थी वो इसे करती थी। फिर उसके बाद घोड़े, खच्चर जानवरों का प्रयोग किया जाने लगा, या ऊँटों का प्रयोग, और उसके बाद अभी के टाइम पे मॉडर्नाइजेशन आ गया और पाइपलाइन परिवहन तक हमें देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रिया में रज्जू मार्ग एवं तार गाड़ी। तो रज्जू मार्ग या तार गाड़ी आप देख सकते हैं, केबल कार इसे कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं। यहाँ पर ये बॉक्सेस एक वायर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं इस तरीके से। तो आप ऐसे नेट में सर्च करें, वहाँ पर आपको मिलेगा। तो परिवहन का यह साधन प्रायः तीव्र ढाल वाले पर्वतों और खानों में पाया जाता है, जहाँ सड़क निर्माण उपयुक्त नहीं है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर ये आपको देखने को मिलेगा। नैनीताल में भी आप देख सकते हैं अगर आप कभी गए हैं तो। चलिए, सामान्यतः मानव कुली, बोझा ढोने वाले पशु गाड़ियां अथवा माल डिब्बे जैसे पुराने और प्रारंभिक रूप परिवहन के सर्वाधिक खर्चीले साधन हैं, जबकि बड़े मालवाही सस्ते पड़ते हैं। विशाल देशों के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले आधुनिक जलमार्गों और वाहकों को संपूरकता प्रदान करने में इसका बहुत महत्व है। भारत और चीन के सघन बसे जिलों में आज भी मानव कूलियों और मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से होने वाले स्थल परिवहन का प्रचलन है। तो कहीं पर मनुष्य द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियां आज भी चलती हैं, कूली वूली जो हैं आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो सबका अपना अपना काम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोझा ढोने वाले पशु। तो पहले जो बोझा ढोने वाले पशु होते थे, पैक एनिमल, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं हम एक बार। घोड़ों का प्रयोग पश्चिमी देशों में भी भारवाही पशुओं के रूप में किया जाता था। यह कुत्ते एवं रेंडियर का प्रयोग उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और साइबेरिया के हिमाच्छादित मैदानों में स्लेज को खींचने के लिए किया जाता है। तो स्लेज एक गाड़ी होती है जो नॉर्थ अमेरिका में देखने को हमें मिलती है, साइबेरिया में भी हम देख सकते हैं, यूरोप में भी। तो जहाँ पर भी आपका स्नो कवर एरिया है या पोलर रीजन या हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया हैं, तो वहाँ पर ये स्लेज गाड़ी हमें देखने को मिलती है, जो रेंडियर या कुत्ते जो खींचते हैं। बड़ी सुंदर सा एक दृश्य होता है, कभी आप इंटरनेट में देखिएगा, बहुत आपको लगेगा अच्छा। पर्वतीय प्रदेशों में खच्चर को वरीयता दी जाती है, जबकि ऊंटों का प्रयोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में करवाओं के संचालन में किया जाता है। भारत में बैलों का प्रयोग छकड़ों को खींचने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इथोपिया के गांव तेफकी में घोड़ा गाड़ी। तो घोड़ा गाड़ी इस तरीके से यहाँ पर है। और ऊंटों का प्रयोग आप हॉट डेजर्ट में करते हैं, वहीं कोल्ड डेजर्ट में आप खच्चरों का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हैं सड़कें। अब रोड के बारे में हम पढ़ेंगे। रोड्स। छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है।
सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा घर-घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। कच्ची सड़कें यद्यपि निर्माण की दृष्टि से सरल होती हैं, सभी ऋतुओं में प्रभावी व प्रयोग योग्य नहीं होती। वर्षा ऋतु में इन पर मोटर वाहन नहीं चलाए जा सकते। यहाँ तक कि पक्की सड़कें भी अत्यधिक भारी वर्षा एवं बाढ़ के समय गंभीर रूप में प्रभावित हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में रेल मार्गों के साथ ऊंचा भराव और रेल परिवहन सेवाओं का रखरखाव एक प्रभावी साधन समाधान है, किंतु रेल मार्ग छोटे होने के कारण विशाल और विशाल और विकासशील देशों की आवश्यकताओं को कम लागत पर पूरा नहीं कर पाते। इस प्रकार सड़कें किसी भी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने में करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सड़कें वैसे रोड नेटवर्क है तो ठीक बता रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ जैसे कई बार भारी बारिश हो जाती है, तो बारिश के कारण से ये सड़कें डैमेज हो जाती हैं, या तो फिर कई बार लैंडस्लाइड हो जाती है। तो इन कारणों से भी सड़कें हमारी काफ़ी दिक्कत में आ जाती हैं। लेकिन रोड इसके अपेक्षा हम बात कर सकते हैं कि रेल नेटवर्क इसकी सड़क नेटवर्क की तर्ज पर उसे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन रोड नेटवर्क जो है टूरिज्म और इकोनॉमी और ट्रेड को बढ़ाने के लिए देश में बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाता है। आगे को देखेंगे। विकसित एवं विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, क्योंकि सड़कों के निर्माण व उनके रखरखाव पर भारी खर्च आता है। विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें सर्वत्र पाई जाती हैं और तीव्रगामी संचालन के लिए मोटर मार्गों, ऑटो वाहन, जर्मनी के अंतर्राज्यीय राजमार्गों के द्वारा लंबी दूरियों को जोड़ती हैं। भारी बोझ को ढोने वाली बड़े आकार और शक्ति वाली लॉरियां एक सामान्य बात है, परंतु दुर्भाग्य से विश्व का सड़क तंत्र भली प्रकार विकसित नहीं हो पाया। तो विश्व का सड़क तंत्र बहुत अच्छा नहीं है बता रहे हैं। विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई मात्र 150 लाख किलोमीटर है, जिसका 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो 150 लाख किलोमीटर टोटल हमारे रोड नेटवर्क की लंबाई है विश्व में, जिसमें 33% किसके पास है? नॉर्थ अमेरिका के पास है। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में इस महाद्वीप में पाए जाते हैं। यह तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि विश्व में सड़कों के विकास में प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं महाद्वीपीय स्तर पर समानता के स्थान पर असमान वितरण पाया जाता है। तो यहाँ पर असमान वितरण सड़कों का है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो भी अलग है, लैंडस्केप अलग है, और पॉपुलेशन, पब्लिक की डिमांड कितनी है, ये सब चीज़ें भी उस पर डिपेंड करती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यातायात प्रवाह, ट्रैफिक फ्लो। पिछले कुछ वर्षों में सड़कों पर यातायात में नाटकीय वृद्धि हुई है। जब सड़क तंत्र यातायात की जरूरतों के अनुरूप विकसित न हो पाए तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाता है। नगरों की सड़कों व दीर्घकालीन संकुलता पाई जाती है। यातायात के शीर्ष उच्च बिंदु और गर्त निम्न बिंदु सड़कों पर दिन के विशेष समय पर देखे जा सकते हैं। उदाहरण, काम के समय से पहले और बाद में विश्व के अधिकांश नगर सड़कों पर पाई जाने वाली यातायात संकुलता की समस्या का समाधान कर रहे हैं। सड़कों की लंबाई भारत में है 105 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। अच्छा, 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इतनी पाई जाती है, 105 किलोमीटर लंबी। जापान में ज़्यादा है, फ्रांस में इससे भी इंडिया से ज़्यादा है। उसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, इसमें भी ज़्यादा है। ठीक, अमेरिका में कम है, स्पेन में कम है और श्रीलंका में भी कम है, ज़्यादा है।
तो आगे को बढ़ते हैं। बेहतर कल के लिए इन पंक्तियों पर विचार कीजिए। जो आपका कल है वो अच्छा हो, इसके लिए इन पंक्तियों में क्या है देखें जरा। बेहतर कल के लिए इन पंक्तियों पर विचार कीजिए। नगरीय परिवहन समाधान, उच्चतर पार्किंग शुल्क, सामूहिक शीघ्र संचरण, सार्वजनिक बस सेवा में सुधार, परिवहन। ठीक है, पार्किंग शुल्क ज़्यादा हो, सामूहिक शीघ्र संचरण हो और सार्वजनिक बस सेवाओं में सुधार मिले। अब है महामार्ग, हाईवेज के बारे में देखेंगे। महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं, इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके। यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग-अलग यातायात लेन, पुलों, फ्लाईओवरों और दोहरे वाहन मार्गों में से युक्त 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पत्तन नगर महामार्गों द्वारा जुड़े हुए हैं। भारत धर्मावर्म टूनी राष्ट्रीय महामार्ग। तो आगे को बढ़ते हैं। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है, जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर पूर्व में अटलांटिक महासागर तट पर स्थित नगरों से भली-भांति जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार उत्तर में कनाडा के नगर दक्षिण में मेक्सिको के नगरों से जुड़े हैं। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर से जोड़ता है, तथा अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमंटन और अलास्का के एंकोरेज से जोड़ता है। निर्माणाधीन पैन अमेरिकन राजमार्ग, जिसके अधिकांश भाग का निर्माण किया जा चुका है, के द्वारा दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा भी आपस में जुड़ते हैं। तो पैन अमेरिकन हाईवे अगर बन जाता है तो ये विश्व का सबसे लंबा हाईवे बनेगा, जो अप्रोक्सीमेटली कितना है, शायद 4,500 किलोमीटर या उससे ज़्यादा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी निर्माणाधीन है। यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या तथा महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है, परंतु महामार्गों को रेलमार्गों एवं जलमार्गों के साथ कड़ी प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ता है। रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है, जिसकी धुरी मॉस्को है। महत्वपूर्ण मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग पूर्व में स्थित प्रदेश की सेवा करता है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जितने रेल मार्ग। रूस में महामार्ग ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि रशिया जो है आपका पोलर रीजन में आधे से अधिक देश पड़ रहा है और वहाँ पर ठंड काफ़ी है, तो सड़कों का बहुत ज़्यादा उपयोग न करते हुए वहाँ रेल मार्ग ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। उदाहरण के लिए यांगशो वियतनाम सीमा के समीप, शंघाई मध्य चीन, ग्वांगझाओ दक्षिणी एवं बीजिंग उत्तर को परस्पर जोड़ते हैं। एक नवीन महामार्ग तिब्बती क्षेत्र में चेगडू और ल्हासा से जोड़ता है। तो इन सब शहरों को आप देखें, एटलस खोल के बैठें। भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं जो प्रमुख शहरों और नगरों को जोड़ते हैं। उदाहरणतः राष्ट्रीय राजमार्ग महामार्ग संख्या 7 वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो ये 7 अभी के टाइम पे समाप्त हो गया है, इसकी जगह आ गया है NH 40
NH नेशनल हाईवे नंबर 44 इसे बना दिया गया है और ये है वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। देश का सबसे लंबा, ये पुराना डेटा है ना, पुरानी बुक है ये, तो अपडेट नहीं किया गया। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग महामार्ग है, कुछ काम हिमालय भी हैं। निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज अथवा द्रुत मार्गों के द्वारा प्रमुख महामार्गों दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता तथा हैदराबाद को जोड़ने वाली योजना है। अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में स्थित अल्जीयर्स को गुयाना के कोनाक्री से जोड़ता है। इसी प्रकार कैरो केपटाउन से जुड़ा हुआ है। सीमावर्ती सड़कें, और जो बॉर्डर रोड्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रायः सभी देशों में गांवों एवं सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें पाई जाती हैं। तो सीमांत जो रिमोट एरिया को मुख्यालय से जोड़ने के लिए इनको बनाया जाता है। अगला है रेल मार्ग। तो रेल मार्ग के बारे में देख लेते हैं। रेल मार्ग लंबी दूरी तय तक स्थूल वस्तुओं और यात्रियों के स्थल परिवहन की विधा है। रेल लाइनों को की चौड़ाई गेज प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है, जिन्हें सामान्यतः बड़ी 1.5 मीटर से अधिक, मानक 1.44 मीटर, मीटर लाइन 1.1 मीटर और छोटी लाइन में वर्गीकृत किया जाता है। मानक लाइन का उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है। तो अलग अलग इसमें पैरामीटर हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सामान्यतः बड़ी 1.5, मानक 1.4 और 1 मीटर छोटी लाइन में वर्गीकृत, छोटा जो होता है 1, और जो मानक है वो ब्रिटेन में उपयोग की जाती है। हर देश में अलग अलग इसका पैरामीटर मापा गया है। दैनिक आवागमन की रेलें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। ये दैनिक गाड़ियां नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्रियों को ले जाती और ले आती हैं। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं। वियना में ट्यूब रेल, तो वियना का ये दृश्य है। चयनित देशों में रेल मार्गों की कुल लंबाई 100 वर्ग किलोमीटर में। तो सबसे अधिक यहाँ पर यूएसए में है, उसके बाद आता है रशिया, फिर आ रहा है इंडिया, तो सारों को न देखकर, और अंतिम में ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील का क्षेत्र ज़्यादा है। तो ये देख सकते हैं आप। आगे को हम बढ़ेंगे। यूरोप। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें से अधिकांश दोहरे अथवा बहुमार्गी हैं। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक, अर्थात प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 1 किलोमीटर पाया जाता है। औद्योगिक प्रदेश विश्व के कुछ सर्वाधिक घनत्वों का प्रदर्शन करते हैं। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन और वारसा महत्वपूर्ण रेल केंद्र हैं। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा परिचालित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। महाद्वीपीय रेल मार्ग वायु मार्गों और सड़क मार्गों के अपेक्षाकृत लोचदार तंत्रों की तुलना में अपना महत्व खोते जा रहे हैं। यूराल के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल से युक्त रूस में रेल मार्गों के द्वारा देश के कुल परिवहन का 90% भाग प्रबंधित होता है। मॉस्को रेलवे का महत्वपूर्ण मुख्यालय है, जहां देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न भागों में
प्रमुख लाइनें विकृत होती हैं। मॉस्को में भूमिगत रेलमार्गों और दैनिक आवागमन की गाड़ियां भी महत्वपूर्ण हैं। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेलमार्ग तंत्र है, जो विश्व के कुल रेलमार्गों का 40% है। तो कुल रेलमार्गों का 40% रेलमार्ग कहाँ है? अमेरिका में है, और 33% जो रोड नेटवर्क है वो नॉर्थ अमेरिका के पास है। इसके विपरीत यूरोप के अनेक देशों में रेलमार्गों का प्रयोग यात्री परिवहन की अपेक्षा अधिकतर लंबी दूरी के स्थूल पदार्थों जैसे अयस्क, अनाज, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी आदि के परिवहन हेतु अधिक होता है। सर्वाधिक सघन रेल तंत्र पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उससे संलग्न कनाडा के उच्च औद्योगिक एवं नगरीय प्रदेश में पाया जाता है। कनाडा में रेलमार्ग सार्वजनिक सेक्टर में हैं और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में वितरित हैं। महाद्वीपीय महाद्वीपीय पारी रेलमार्गों के द्वारा गेहूं एवं कोयले के भार में के अधिकांश भाग का परिवहन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग हैं, जिसका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेलमार्ग पर्थ में से सिडनी तक एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। न्यूजीलैंड में रेलमार्ग मुख्यतः उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं, जो कृषि क्षेत्रों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। दक्षिणी अमेरिका में रेलमार्ग दो प्रदेशों में सघन हैं, जिनके नाम अर्जेंटीना के पंपास और ब्राजील के कॉफी उत्पादन प्रदेश। ये दोनों प्रदेशों में दक्षिणी अमेरिका के कुल रेलमार्गों का 40% भाग पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो काफी लंबा ये चैप्टर जाने वाला है। दक्षिणी अमेरिका के शेष देशों में केवल चिली एकमात्र ऐसा देश है जहां महत्वपूर्ण लंबाई के रेलमार्ग हैं, जो तटीय केंद्रों को आंतरिक क्षेत्रों में स्थित खनन स्थलों से जोड़ते हैं। पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में छोटे एकल मार्ग वाली रेल लाइनें पाई जाती हैं, जो पत्तनों को आंतरिक क्षेत्रों के साथ अंतर जोड़क योजकों के बिना जोड़ते हैं। यहाँ केवल एक महाद्वीपीय पारीय रेलमार्ग है, जो एंडीज पर्वतों के पार 39,000 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित अस्प्लाटा दर्रे से गुजरता हुआ ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना, वालपैराइजो में मिलता है। एशिया में जापान, चीन और भारत के सघन बसे हुए क्षेत्रों में रेलमार्ग का सघनतम घनत्व पाया जाता है। अन्य देशों में अपेक्षाकृत कम रेलमार्ग बने हैं। विस्तृत मरुस्थलों और विरल जनसंख्या के प्रदेशों के कारण रेल सुविधाओं का न्यूनतम विकास हुआ है। तो रेल सुविधाएं ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई हैं, जहां पर ज़्यादा मरुस्थल देखने को मिलते हैं। दूसरा, विशालतम महाद्वीप होने के बावजूद अफ्रीका में केवल 40,000 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग हैं, जिनमें सोने, हीरे के सांद्रण और तांबा खनन क्रियाकलापों के कारण अकेले दक्षिणी अफ्रीका में 18,000 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग हैं। महाद्वीप के प्रमुख रेलमार्ग: वेंगुएला रेलमार्ग, जो अंगोला के कटंगा, जाम्बिया तांबे की पेटी से होकर जाता है। तंजानिया रेलमार्ग, जाम्बिया ताम्र पेटी से तट पर स्थित दास ए सलाम तक, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से होते हुए रेलमार्ग, जो स्थलरुद्ध राज्यों को दक्षिणी अफ्रीकी रेलतंत्र से जोड़ता है, और दक्षिणी अफ्रीका गणतंत्र में केप टाउन से प्रिटोरिया और ब्लू ट्रेन। तो ये सब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में चलने वाली रेलवेज हैं, रेल मार्ग हैं। तो यहाँ पर टोटल अफ्रीका की बात करें कॉन्टिनेंट की, तो 40,000 किलोमीटर रेलवे यहाँ पर चलती है, जिसमें से दक्षिणी अफ्रीका जो कंट्री है वो आपका अकेले 18,000 किलोमीटर दूरी तय करता है। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स बहुत मिलते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अन्य स्थानों पर जैसे अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया, केनिया और इथोपिया में रेलमार्ग पत्तन नगरों को आंतरिक केंद्रों से जोड़ते हैं। परंतु अन्य देशों के साथ अच्छे
रेल तंत्र की रचना नहीं करते। तो बहुत अच्छी नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन दक्षिणी अफ्रीका में ये सब रेल नेटवर्क के बारे में जानकारी हमको हो गई। अगला है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, या हम इसे कह सकते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इनके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं को सुविधा प्रदान करने में के लिए किया जाता है। तो जो हमारे महाद्वीप में दो अलग अलग कोने हैं, तो उनको जोड़ने के लिए इस रेलवे का उपयोग किया जाता है, इसे पार महाद्वीपीय या ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कहते हैं। पहला है पार साइबेरियन रेल मार्ग या ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो इसे देख लेते हैं। रूस का यह प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, नोवोसिबिर्स्क, चिता, खबरोवस्क से होता हुआ आज जाता है। चित्र 8.5 जो डायग्राम बना हुआ उसे हम देखेंगे अभी। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा 9322 किलोमीटर दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसने अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ा है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वतों, ओब और येनिसी नदियों से गुजरता है। चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र और इर्कुटस्क एक फर केंद्र है। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं, जैसे ओडेसा यूक्रेन, कैस्पियन तट पर बालू, ताशकंद उज्बेकिस्तान, उलान बटोर मंगोलिया और रोनयांग मगदेन चीन में बीजिंग की ओर। अब देखते हैं पार कैनेडियन रेल मार्ग या ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग। और इससे पहले हम ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को देख लेते हैं। यहाँ पर ये चित्र तो बहुत ज़्यादा साफ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये रशिया का पूरा मैप है इस तरीके से। और रशिया के मैप में जो इस तरीके से बना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक दो कॉर्नर को ये जोड़ रहा है रेल नेटवर्क। इसे हम अलग कलर से दिखा देते हैं। तो इस तरीके से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, ब्राउन कर देंगे तो इस तरीके से रेल नेटवर्क है जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पर है सेंट पीटर्सबर्ग और यहाँ पर व्लादिवोस्टोक। तो सेंट पीटर्सबर्ग से सेंट पिट्स सेंट पीटर्सबर्ग से ये रेल नेटवर्क होता हुआ कहाँ तक जाता है? व्लादिवोस्टोक तक। व्लादिवोस्टोक व्लादिवोस्टोक तक ये। और इसकी टोटल लंबाई कितनी थी? लेंथ इसकी है 9322 किलोमीटर। पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांस कैनेडियन जो रेलवे है उसे देख लेंगे। कनाडा की यह 7050 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पूर्व में हैलिफैक्स से आरंभ होकर
मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कलगैरी से होती हुई पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। चित्र 8.6। इसका निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। बाद में वर्षों में क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश को प्रेयरी प्रदेश की गेहूं मेखला और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेश से जोड़ने के कारण इस रेलमार्ग का महत्व बढ़ गया। इस प्रकार इन प्रदेशों में से प्रत्येक दूसरे का संपूरक बन गया। विनिपेग में थंडर खाड़ी, सुपीरियर झील तक एक समृद्ध मार्ग इस रेल लाइन को विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक से गेहूं और मांस इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्यात हैं। यह लाइन कनाडा की आर्थिक धमनी है। तो ये कनाडा की आर्थिक धमनी के रूप में प्रयोग हो रही है लाइन, मतलब इसी से सारा कुछ इकोनॉमिकली मैच्योर हो रहा है। कौन? कनाडा। तो ये है कैनेडियन रेल मार्ग, ट्रांस कैनेडियन। तो कनाडा की पहले हम बाउंड्री देख लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये है कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा पड़ता है। इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये पूरा का पूरा कनाडा का क्षेत्र है। अब इसमें जो ट्रांस कैनेडियन जो रेलवे है, तो इस तरीके से ट्रांस कैनेडियन रेलवे यहाँ पर बना हुआ है, जिसकी टोटल लेंथ कितनी बताई जा रही है? 7050 किलोमीटर। 7050 किलोमीटर बताई जा रही है और यहाँ पर व्यापार के लिए काफ़ी फेमस है। तो इसमें तो मॉन्ट्रियल और अन्य अन्य शहर इसमें देखने को मिल रहे हैं। और मुख्य जो दो बड़े शहर हैं जो एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ रहे हैं, जैसे ऊपर हमने देखा था सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक, यहाँ पर वैंकूवर, यहाँ पर है वैंकूवर। वैंकूवर यहाँ पर वैंकूवर से हैलिफैक्स, तो यहाँ पर हैलिफैक्स है, हैलिफैक्स। तो वैंकूवर से हैलिफैक्स तक ये रेल नेटवर्क चल रहा है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसकी लंबाई है 7050 किलोमीटर। वैंकूवर से हैलिफैक्स तक ये चलेगा। तो चलिए मेन अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। अगला है संघ और प्रशांत रेल मार्ग, द यूनियन ऑफ पैसिफिक रेलवे। तो पैसिफिक ओशन के आसपास के रेलवेज के बारे में इसमें बात की जा रही होगी। यह रेल लाइन अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, आगडन, सैक्रामेंटो से होती हुई प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलाती है। इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले सर्वाधिक मूल्यवान निर्यात अयस्क, अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी हैं। तो यहाँ पर मूलतः निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट के लिए इसे हम उपयोग में ला रहे हैं। चलिए अब है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के बारे में देख लेते हैं। यह रेल लाइन पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ से आरंभ होती हुई कलगुडली कलगुडली ब्रोकन हिल और पोर्ट अगस्ता से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व की ओर चित्र 8.7 एक अन्य उत्तर दक्षिण लाइन एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है।
और आगे से इसे डार्विन बिरदुम लाइन से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ये है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, जो सबसे दक्षिण में यहाँ देखने को मिल रही है। इस तरीके से ऑस्ट्रेलियन रेलवे है। तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, जो इसकी लंबाई तो दी नहीं है, लेकिन इसमें दो जगहें हमें दे रखी हैं। तो इन दो जगहों को एक बार हम देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर पड़ गई हैं। तो पहला है यहाँ पर पर्थ। पर्थ से, यहाँ पर पर्थ है, ये पर्थ से जा रही है आपका मेलबर्न तक। मेलबर्न यहाँ पर है, मेलबर्न तक। पर्थ से मेलबर्न तक इसका रास्ता बन रहा है। ठीक। और यहाँ पर छोटा सा आइलैंड देख रहे हैं, इसका नाम तस्मानिया है। तस्मानिया आइलैंड है, यहाँ पर तस्मान ओशन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस को भी एक बार देख लें हम लोग। यह लाइन पेरिस से स्ट्रेटबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों की तुलना में मात्र 96 घंटे रह गया है। इस रेलमार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात पनीर, सूअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी है। इस्तांबुल को बैंकॉक वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ने वाली एशियाई रेलवे के भी निर्माण का प्रस्ताव है। तो इसमें और ज़्यादा काम होना है। अगला है जल परिवहन, या हम इसे कह सकते हैं वाटरवे या ओशनिक रूट्स। थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। तो इसमें किसी तरीके का कोई रूट नहीं बनाना पड़ता है। महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनमें विभिन्न आकार के जहाज चल सकते हैं। आवश्यकता केवल दोनों छोरों पर पतन सुविधा प्रदान करने की है। यह परिवहन बहुत सस्ता होता है क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत की अपेक्षाकृत कम होती है। जल परिवहन को समुद्री मार्गों और आंतरिक जल मार्गों में विभक्त किया जा सकता है। तो जल परिवहन को इनलैंड वाटरवे और ओशनिक वाटरवे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर एफएल टावर से साइनी नदी का दृश्य हम देख सकते हैं कि किस प्रकार यह नदी एक महत्वपूर्ण आंतरिक जल मार्ग है। साइनी रिवर है ये, एफिल टावर से देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री मार्ग, ओशियनिक वे। महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले ऐसे महामार्ग प्रस्तुत करते हैं जिनकी कोई रखरखाव की लागत नहीं होती। समुद्री जहाज़ों द्वारा महासागरों का मार्गों में रूपांतरण मनुष्य की पर्यावरण के साथ अनुकूलन की महत्वपूर्ण घटना है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थूल पदार्थों का लंबी दूरियों तक समुद्री परिवहन स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। आधुनिक यात्री जहाज और मालवाहक पोत, रडार, बेतार के तार व अन्य नौ परिवहन संबंधी सुविधाओं से लैस होते हैं। शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए प्रतिशतन कोष्ठक टैंकरों और विशेषीकृत जहाज़ों ने नौभार के परिवहन को उन्नत बना दिया है। कंटेनरों के प्रयोग ने विश्व की प्रमुख पत्तनों को नौभार से निपटान को सरल बना दिया है। तो नौभार जो है वो ज़्यादा सस्ता भी है और वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अगला है महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग। अब कुछ जो ओशनिक रूट्स हैं
उनके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट ओशियनिक रूट्स जो जो मिलते हैं हमें। प्रमुख समुद्री मार्गों को चित्र 8.9 में दर्शाया गया है। निम्नलिखित पृष्ठों में कुछ महत्वपूर्ण मार्गों को विवेचना की गई है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, तो नॉर्थ अटलांटिक जो ओशियनिक रूट है उसके बारे में देख लेते हैं। यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेशों, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा परिवहित होता है, इसीलिए यह विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग है। दूसरे अर्थों में इसे वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। दोनों तटों पर पतन और पोताश्रय की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध है। तो वृहद ट्रंक मार्ग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपके लिए। चलिए, क्रियाकलाप एक्टिविटी। अपनी मानचित्रावली में संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के तटों पर महत्वपूर्ण पत्तन ढूंढिए। तो भाई ये आप एटलस रखेंगे तभी हो सकता है। यहाँ पर ये वर्ल्ड का मैप दिया गया है जो स्पष्ट नहीं है, तो इसमें समुद्री रूट दे रखे हैं इस तरीके से। ये नॉर्थ अमेरिका से एशिया तक जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया से इस तरीके से दक्षिणी अमेरिका तक, ये भारत से अफ्रीका इस तरीके से जुड़ रहे हैं। चलिए, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। तो अगला हम देखते हैं जो आपका मेडिटेरियन इंडियन ओशन रूट्स। यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है और किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर इस मार्ग की महत्वपूर्ण पत्तनों से में से कुछ हैं। उत्तम आशा अंतरीप से होकर जाने वाले आरंभिक मार्ग की तुलना में स्वेज नहर के निर्माण से दूरी और समय में अत्यधिक कमी हो गई है। यह व्यापारिक मार्ग अत्यधिक औद्योगिक पश्चिमी यूरोपीय प्रदेशों को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक कृषि तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ता है। स्वेज नहर के निर्माण से पहले यह मार्ग लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था, जो स्वेज नहर मार्ग से 6,400 किलोमीटर लंबा था। सोना, हीरे, तांबा, टिन, मूंगफली, गिरी का तेल, कहवा और फसलों जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण दोनों पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के बीच व्यापार की मात्रा और यातायात में वृद्धि हो रही है। तो इन सभी पदार्थों के कारण से, जिनका भी व्यापार हो रहा है, उनके कारण से पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीका के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ रहा है। उत्तम आशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, केप ऑफ गुड होप ओशियनिक रूट। अटलांटिक महासागर के पार यह एक अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलाता है। इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम है। केवल दक्षिणी पूर्वी ब्राजील, प्लाटा, ज्वार नदमुख और दक्षिणी अफ्रीका के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ है। रियो डी जेनेरो, केप टाउन के बीच मार्ग पर भी यातायात बहुत कम है, क्योंकि दोनों दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में एक जैसे उत्पाद और संसाधन हैं। विस्तृत उत्तरी प्रशांत महासागर के आर पार व्यापार अनेक मार्गों द्वारा संचालित होता है, जो होनोलुलु में मिलते हैं। वृहद वृत्त पर स्थित सीधा मार्ग वैंकूवर और याकोहामा को जोड़ता है और यात्रा की दूरी को कम करके 2,480 किलोमीटर आधा कर देता है।
तो जो ये मार्ग है वो काफ़ी जो विस्तृतता है उसे कम कर देता है और 2480 किलोमीटर की दूरी को भी कम कर रहा है। अगला हम देखते हैं उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, नॉर्थ पैसिफिक ओशियनिक रूट। यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। पत्तनों को एशिया के पत्तनों से जोड़ता है। ये है वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका की ओर और याकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर एशिया की ओर। तो एशिया से ये जो आपका जो पश्चिमी अमेरिका है, वेस्टर्न अमेरिका और आपका एशिया, तो उन दोनों को ये जोड़ रहा है। कुछ कुछ एशिया के पोर्ट इसमें दिए गए हैं, कुछ कुछ नॉर्थ अमेरिका के। दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, तो साउथ जो आपका पैसिफिक ओशियनिक रूट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। यह समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में प्रकीर्णित द्वीपों से मिलाता है। इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है। पनामा और सिडनी के बीच तय की गई दूरी 12,000 किलोमीटर है। होनोलुलु इस मार्ग का महत्वपूर्ण पत्तन है। तो होनोलुलु जो है एक महत्वपूर्ण पत्तन ये बनता है। तटीय नौ परिवहन, इसे भी देख लेते हैं। यह स्पष्ट है कि जल परिवहन एक सस्ता साधन है, जबकि समुद्री मार्ग विभिन्न देशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तटवर्ती नौ परिवहन लंबी तटरेखा वाले देशों के लिए एक सुगम विधि है। उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत, यूरोप में सेनेगल देशों की स्थिति तटीय नौ परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त हैं, जो एक सदस्य देश के तट को दूसरे सदस्य देश के तट से जोड़ता है। यदि तटवर्ती नौ परिवहन का भली प्रकार से विकास किया जाए तो इसके द्वारा स्थल मार्गों पर होने वाली यातायात भीड़ को कम किया जा सकता है। तो अगर ये परिवहन अच्छे से काम करते हैं तो जो जल परिवहन में यातायात में भीड़ लगती है वो कम की जा सकती है। नौ परिवहन नहरें, तो कुछ कैनाल्स हैं तो उनके बारे में पढ़ लेंगे अब। स्वेज और पनामा दो ऐसी महत्वपूर्ण मनुष्य निर्मित नौवहन नहरें अथवा जलमार्ग हैं जो पूर्वी एवं पश्चिमी विश्व दोनों के लिए ही प्रवेश द्वारों का काम करती हैं। स्वेज नहर, तो स्वेज कैनाल के बारे में बात कर लेते हैं। इस नहर का निर्माण 1869, तो इम्पोर्टेंट डेट है 1869, इसे हम कर देंगे वेरी इम्पोर्टेंट। में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज पत्तन के मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया। यह यूरोप को हिंद महासागर में एवं एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है तथा लिवरपूल एवं कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तम आशांतरिक मार्ग की तुलना में घटाता है। यह जल प्रबंधकों से रहित समुद्री सतह के बराबर नहर है, जो यह लगभग 160 किलोमीटर लंबी और 10 से 15 मीटर गहरी। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं तथा उन्हें इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। अत्यधिक यात्री एवं माल कर होने के कारण कुछ जलयान जिनके लिए समय की देरी महत्वपूर्ण नहीं है, अपेक्षाकृत लंबे परंतु सस्ते उत्तम आशांतरिक मार्ग के द्वारा ही आवागमन किया जाता है। एक रेल मार्ग इस नहर के सहारे स्वेज तक जाता है और फिर इस्लामिया में इस शाखा कैरो को जाती है एक शाखा कैरो को जाती है। नील नदी से
एक नौगम्य ताजा पानी की नहर भी स्वेज नहर से इस्लामिया में मिलती है, जिसमें पोर्ट सईद और स्वेज नहरों को ताजे जल की आपूर्ति की जाती है। तो स्वेज कैनाल जो है वो यहाँ पर चित्र में दिख रही है। तो यहाँ पर ये स्वेज कैनाल है जो मिस्र में लगभग है, और ये स्वेज कैनाल जो है पोर्ट सईद से लेकर पोर्ट स्वेज और पोर्ट सईद दो अलग अलग पत्तनों को ये जोड़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई आप याद रखिएगा। अगला है पनामा कैनाल। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जल डमरू के आर पार पनामा नहर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया, जिसने दोनों ही ओर से के 8 किलोमीटर की खरीद कर इसे नहर मंडल का नाम दिया। नहर 72 किलोमीटर लंबी, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। इस नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र हैं तथा जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन जलबंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाई की समुद्री सतह 26 मीटर ऊपर एवं नीचे को पार करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट, उत्तर पूर्वी और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य की दूरी भी कम हो गई है। इस नहर का आर्थिक महत्व सेज की अपेक्षा कम है, फिर भी दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दक्षिणी अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़ी भूमिका है। यह है पनामा कैनाल, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ेंगे। आंतरिक जलमार्ग। अब कुछ इनलैंड वाटरवे के बारे में बात चलेगी। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं। नदियां, नहरें, झीलें तथा तटीय क्षेत्र प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण जलमार्ग रहे हैं। नावें तथा स्टीमर यात्रियों तथा माल वाहन हेतु परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आंतरिक जलमार्गों का विकास नहरों की नौगम्यता, चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। सघन वनों से युक्त क्षेत्रों में मात्र नदियां ही परिवहन की साधन होती हैं। अत्यधिक भारी वस्तुएं जैसे कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ी तथा धात्विक अयस्क इत्यादि का आंतरिक जल मार्गों द्वारा यातायात किया जा सकता है। प्राचीन काल में परिवहन के मुख्य राजमार्ग के रूप में नदी मार्ग ही प्रयुक्त हुआ करते थे, जैसे कि भारत के संदर्भ में, परंतु वर्तमान में रेल मार्ग के साथ प्रतिद्वंदिता के कारण तथा सिंचाई इत्यादि कार्यों में जल के उपयोग से जल की पर्याप्त मात्रा सुलभ न हो पाने एवं अत्यंत खराब रखरखाव के कारण नदी मार्ग से होने वाले जल परिवहन अपनी महत्वता खो चुके हैं। तो अभी के टाइम पर जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम है वो चेंज होता रहता है। आंतरिक जलमार्ग उन स्थानों पर परिवहन का प्रमुख साधन है जहां नदी चौड़ी, गहरी एवं गाद युक्त होती है। तो ये है एक एग्जाम्पल इसका। आंतरिक जलमार्गों के रूप में नदियों की सार्थकता घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा व्यापार के क्षेत्र में सभी विकसित देशों में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। स्वाभाविक बाध्यता के होते हुए भी अधिकांश नदियों में नदी को गहरा करने, नदी तल को स्थिर करने तथा बांध बनाकर जल प्रवाह को नियंत्रित कर
नदियों को नौगम्यता को बढ़ाया गया है। निम्नलिखित नदी जलमार्ग विश्व के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग हैं। कौन कौन से जो कॉमर्शियल वेज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है राइन जलमार्ग, राइन वाटरवे। राइन नदी जर्मनी की नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। तो राइन नदी का यहाँ पर चित्र दिया गया है, ये राइन नदी के बारे में दिया गया है। तो एटलस अपने पास रखें और उसमें देखते रहें। नीदरलैंड में रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक 700 किलोमीटर लंबाई में नौकायन योग्य है। सामुद्रिक पोत कोलोन तक पहुंच सकते हैं। रूर नदी पूर्व से आकर राइन नदी में मिलती है। यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र के से होकर प्रवाहित होती है तथा संपूर्ण नदी बेसिन निर्माण क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। इस प्रदेश में डसलडॉर्फ राइन नदी पर स्थित पत्तन है। रूर के दक्षिण में फैली पट्टी से होकर भारी वस्तुओं का आवागमन होता है। यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। प्रति वर्ष 2000 से भी अधिक समुद्री जलयान तथा 2 लाख आंतरिक मालवाहक पोत वस्तुओं एवं सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। तो आगे को देखते हैं। डेन्यूब जलमार्ग। तो डेन्यूब वाटरवे देख लेते हैं। यह महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, अनेक देशों से होती हुई पूर्व की ओर बहती है। यह टारना सेवेरिन तक नौकायन योग्य है। मुख्य निर्यात किए जाने वाले पदार्थ गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी है। अगला है वोल्गा, वोल्गा रेल वाटरवे, इसको देख लेते हैं। रूस में अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग पाए जाते हैं, जिनमें से वोल्गा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह लगभग 11,200 किलोमीटर तक नौकायन की सुविधा प्रदान करती है तथा कैस्पियन सागर में मिल जाती है। वोल्गा मास्को नहर इसको मास्को प्रदेश से तथा वोल्गा डोन नहर काला सागर से जोड़ती है। अगला है वृहद झीलें, सेंट लॉरेंस समुद्री जलमार्ग। उत्तरी अमेरिका की वृहद झीलें सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी तथा ओंटेरियो सू नहर तथा वलैंड नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं तथा आंतरिक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करते हैं। सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुअरी वृहद झीलों के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्य जलमार्ग का निर्माण करती है। इस मार्ग पर स्थित मुख्य पत्तन डुलूथ, बुफालो सभी आधुनिक समुद्री पत्तन की सुविधाओं से युक्त हैं। इस प्रकार विशाल समुद्री जलयान महाद्वीप के आंतरिक भाग में मॉन्ट्रियल तक नौकायन करते हैं। तो नौकायन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। परंतु इन नदियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे प्रपातों के कारण सामानों को छोटे मालवाहक पोतों पर लादना पड़ता है। इससे बचने के लिए नहरों को 3.5 मीटर गहरा बनाया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें। अगला बढ़ते हैं मिसिसिपी जलमार्ग। तो मिसिसिपी वाटरवे के बारे में देखेंगे। मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिणी में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है। लंबे स्टीमर इस मार्ग के द्वारा मिनियापोलिस तक जा सकते हैं। अगला है अब एयरवे या वायुमार्ग। तो इसको भी देख लेते हैं।
चलिए, अब ये जो आपका ये वाला चैप्टर है ये काफ़ी लंबा है, तो इसमें वायु मार्ग को हम देखते हैं। थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। वायु परिवहन परिवहन का तीव्रतम साधन है, परंतु यह अत्यंत महंगा भी है। तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए यात्री इसे वरीयता देते हैं। तो लंबी दूरी अगर तय करनी है तो ये वाला माध्यम जो है एयरवे, वो सबसे अच्छा मीडियम बनता है। इसके द्वारा मूल्यवान जहाजी भार को तेजी के साथ पूरे विश्व में भेजा जा सकता है। कई बार अगम्य क्षेत्रों तक पहुंचने का यही एक साधन होता है। वायु परिवहन ने संपर्क क्रांति ला दी है। पर्वतों, हिम क्षेत्रों अथवा विषम मरुस्थलीय भूभागों पर विजय प्राप्त कर ली गई है। गम्यता में वृद्धि हुई है। वायुयान जमी हुई भूमि के अवरोध से प्रभावित हुए बिना उत्तरी कनाडा के एस्किमो के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं लाते हैं। हिमालयी प्रदेश में भूस्खलन, एवेलांस अथवा भारी हिमपात के कारण प्रायः मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी स्थान पर पहुंचने के लिए वायु यात्रा ही एकमात्र विकल्प है। वायु मार्गों का अत्यधिक सामरिक महत्व भी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटिश सेवाओं द्वारा ईरान में किए गए हवाई हमले इस तथ्य के साक्षी हैं। वायु मार्गों का तंत्र तेजी से फैल रहा है। तो अभी के टाइम पे जो एयरवे है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आवश्यक भी है, क्योंकि अगर हमें लंबी दूरियां तय करनी है तो इसके लिए ये सबसे अच्छा मीडियम हमारा बन जाता है, अपेक्षा किसके, जल मार्गों के या रोडवे के या रेलवे के, जहाँ हमें एक हफ्ता लगता है जाने में, वहाँ हम एक दिन में पहुँच जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वायुयानों के निर्माण तथा उनकी कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत विकसित अवस्थापत्मक अवस्थापनात्मक सुविधाएं जैसे विमानशाला, भूमि पर उतरने, ईंधन तथा रखरखाव की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। हवाई पत्तनों का निर्माण भी अत्यधिक खर्चीला है और उन्हीं देशों में जहां अत्यधिक औद्योगिकरण एवं अधिक संख्या में यातायात उपलब्ध हैं, विकसित हुआ है। वर्तमान समय में विश्व में कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक की दूरी पर नहीं है। यह चौंकाने वाला तथ्य उन लोगों के कारण संभव हुआ जो वायुयान बनाते और उड़ाते हैं। वर्षों और महीनों के स्थान पर वायु मार्ग द्वारा की गई यात्रा को अब घंटों और मिनटों में मापा जा सकता है। तो देख रहे हैं आप 35 मिनट्स आवर से ज़्यादा की फ़्लाइट कोई होती नहीं है, बता रहे हैं अभी के टाइम पर। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। विश्व के अनेक भागों में नित्य वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। यद्यपि ब्रिटेन का वाणिज्यिक वायु परिवहन का प्रयोग अनुकरणीय है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य रूप से युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का विकास किया है। आज 250 से भी अधिक वाणिज्यिक एयरलाइंस विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवाएं प्रदान करती हैं। हाल ही में हुए विकास वायु परिवहन के भविष्य के मार्ग को बदल सकते हैं। सुपरसोनिक वायुयान लंदन और न्यूयॉर्क के बीच दूरी का 3.5 घंटे में तय कर लेती है। तो अलग अलग वायुयान बन चुके हैं, कोई सुपरसोनिक है, कोई आपका अलग अलग तरीके के हैं, इसमें नए नए वायुयान आते रहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। अंतर महाद्वीपीय वायुमार्ग, तो इंटरकॉन्टिनेंटल सुपरनोवा
इंटरकॉन्टिनेंटल एयरवे। चलिए, उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायुमार्गों की एक सुस्पष्ट पूर्वी पश्चिमी पट्टी है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया में वायुमार्गों का सघन जाल पाया जाता है। विश्व के कुल वायुमार्गों के 60% भाग का प्रयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, शिकागो नोडीय बिंदु हैं जहां अभिसरित होते हैं अथवा सभी महाद्वीपों की ओर विकसित होते हैं। अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग, दक्षिणी अमेरिका में वायुयान का अभाव है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 35 अक्षांशों के मध्य अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या, सीमित स्थलखंड और आर्थिक विकास के कारण सीमित वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। पाइपलाइन, अगला है पाइपलाइन। ये भी एक मीडियम है किसका? ट्रांसपोर्ट का। जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों के अबाधित प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइनों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइनों द्वारा जल की आपूर्ति से सभी परिचित हैं। विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस अथवा एलपीजी की आपूर्ति पाइपलाइनों द्वारा की जाती है। पाइपलाइनों का प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए किया जाता है। न्यूजीलैंड में से फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइनों द्वारा भेजा जाता है। तो कहीं पे आपका मिल्क भेजा जा रहा है, कहीं पे आपका लिक्विड फॉर्म में कोयला भेजा जा रहा है। सब चीज़ें पाइपलाइन के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती हैं। अब यूएसए में क्या है देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का सघन जाल पाया जाता है। बिग इंच ऐसी ही एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल ले जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति टन किलोमीटर कुल भार का 17% भाग पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। तरल पदार्थों तथा गैस जैसे जल, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के अबाधित रूप से प्रवाह के लिए पाइपलाइनों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। मुख्य हवाई पत्तन थे इसमें, तो इसमें मानचित्र ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, तो इसे हम स्किप करते हैं, आगे को बढ़ेंगे। यूरोप, रूस, पश्चिमी एशिया और भारत में पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं को तेल परिष्करणशालाओं और पत्तनों अथवा घरेलू बाजारों से जोड़ने के लिए किया जाता है। मध्य एशिया से स्थित तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन को ईरान और चीन के कुछ भागों तक बढ़ा दिया गया है। प्रस्तावित ईरान भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व के सर्वाधिक लंबी होगी। तो एक नई पाइपलाइन बन रही है जो ईरान, भारत, पाकिस्तान तक जो पहुंचेगी, तो लंबी पाइपलाइन बता रहे हैं, प्रस्तावित है। यूक्रेन में प्राकृतिक गैस का परिवहन करती पाइपलाइन है। तो ये कुछ पाइपलाइनें दिख रही हैं आपको अलग अलग। यूक्रेन की बात चल रही है। अच्छा, यूक्रेन की कैपिटल लिखें आप कमेंट में, यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की आपको कैपिटल लिखनी है जी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संचार, कम्युनिकेशन, तो इसे भी देख लेते हैं। लंबी दूरियों के संचार हेतु मनुष्य ने अनेक विधियों का प्रयोग किया, जिनमें से टेलीग्राम और टेलीफोन महत्वपूर्ण थे।
टेलीग्राफ। टेलीग्राफ पश्चिम में अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बना। आरंभिक और मध्य 20वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी का संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलीफोन उद्योग पर एकाधिकार था। वास्तव में टेलीफोन अमेरिका के नवीकरण का एक क्रांतिक कारक बना। फर्मों ने अपने कार्यों को नगर स्थित मुख्यालयों पर केंद्रित कर दिया और अपने शाखा कार्यालय छोटे नगरों में खोल दिए। आज भी टेलीफोन सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधा है। विकासशील देशों में उपग्रहों द्वारा संभव बनाया गया सेल फोन का प्रयोग ग्रामीण संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है। आज विकास अद्भुत गति से हो रहा है। पहला प्रमुख पारवेदन ऑप्टिक फाइबर तारों का प्रयोग बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करती कंपनियों ने पूरे विश्व में ऑप्टिकल तारों को समाविष्ट करने के लिए अपनी तांबे की तारों वाली प्रणालियों को उन्नत किया। उनके आंकड़ों की विशाल मात्राओं का तीव्रता से सुरक्षापूर्व और लगभग त्रुटिहीन संप्रेषण संभव होता है। 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूरसंचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। परिणाम स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क बना जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर की कुछ वायर्स होती हैं जो इंटरनेट के लिए उपयोगी होती हैं। अब इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट कैसे काम करता है, क्या काम करता है, चैप्टर काफ़ी लंबा चले जाएगा, ये मैं कल आपको बताऊंगा या किसी और दिन इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो पहले टेलीग्राफ, टेलीफोन का हम उपयोग करते थे। उसके बाद फिर उपयोगिता बढ़ती गई और अभी के टाइम पे मैसेजेस या थॉट देने हैं आपको या किसी से बात करनी है तो आप क्या करते हैं, आप इसमें मीडियम चुनते हैं इंटरनेट का या टेलीफोन का। अगला है उपग्रह संचार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसको देख लेते हैं। आज इंटरनेट पृथ्वी पर सबसे बड़े विद्युतीय जाल के रूप में 100 से अधिक देशों के लगभग 1000 करोड़ लोगों को जोड़ता है। तो इंटरनेट आजकल 100 से अधिक देशों में इतने लोगों को जोड़ चुका है। तो बॉक्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। उपग्रहों ने मानव जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। आप हर समय मित्रों को फ़ोन करने के लिए एवं छोटे संदेश प्रेषित करने के लिए सेल फोन का प्रयोग करते हैं अथवा केबल दूरदर्शन टेलीविज़न पर लोकप्रिय कार्यक्रमों को देखने के लिए आप उपग्रह संचार सेवा का उपयोग करते हैं। तो ये भी सही है बात जो ये कह रहे हैं। आगे को बढ़ते हैं। अब 1990 से जब से संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पूर्वी सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया गया, तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने संचार तकनीकी के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ किया है। पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों के सफलतापूर्वक परीक्षण के कारण अब ग्लोब के उन दूरस्थ भागों को जोड़ा गया है जिनका यथास्थान स्थापन सीमित था। इस तकनीक के प्रयोग द्वारा दूरी के संदर्भ में संचार में लगने वाले इकाई मूल्य एवं समय में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित कर लिया गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि 500 किलोमीटर की दूरी तक होने वाले संचार में लगने वाली लागत उपग्रह के 5000 किलोमीटर की दूरी तक होने वाली संचार लागत के बराबर होगी। उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत ने भी बड़े कदम उठाए हैं। आर्यभट्ट, पहला सैटेलाइट भारत ने आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1979 में अंतरिक्ष में छोड़ा था और भास्कर 1 1979 तथा रोहिणी का प्रेक्षण 1980 में हुआ। 18 जून 1981 को एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड
एक्सपेरिमेंट का प्रेक्षण एरियन रोबोट के द्वारा हुआ। भास्कर, चैलेंजर तथा इनसेट 1B ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन तथा रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया है। आज दूरदर्शन के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी एक वरदान बन गई है। तो ये सैटेलाइट जितने भी अंतरिक्ष में छोड़े गए, इनके द्वारा हम टेलीविज़न देख सकते हैं, मौसम की जानकारी हमें मिल जाती है, या अन्य तरीके की बहुत सी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। कौन बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, ये सब चीज़ें, बॉर्डरों पर भी निगरानी इसकी वजह से रहती है। साइबर स्पेस इंटरनेट अगला पॉइंट है। साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। यह वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है। सरल शब्दों में यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया है। इसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। साइबर स्पेस हर जगह विद्यमान है। यह किसी कार्यालय में, जल में, चलती नौका में, उड़ते जहाज़ों में और वास्तव में कहीं भी हो सकता है। जिस गति से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हुआ है, वह मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। इंटरनेट प्रयोक्ता 1995 में 5 करोड़ और 2000 में 40 करोड़, 2005 में 100 करोड़, अगले 100 करोड़ प्रयोक्ता 2010 तक जुड़ जाएंगे। विगत 5 वर्षों में वैश्विक प्रयोक्ताओं का संयुक्त राज्य अमेरिका से विकासशील विकासशील देशों में स्थानांतरण हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोक्ताओं का प्रतिशत 1995 में 66% रहा। तो इंटरनेट जो यूज कर रहे हैं 66% लोग कर रहे थे। कब? 1995 में। अब विश्व के अधिकांश प्रयोक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन, भारत में हैं। जैसा कि करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस को ईमेल, ई वाणिज्य, ई शिक्षा, ई प्रशासन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्शियल, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध है, माध्यम से विस्तृत करेगा। फैक्स, टेलीफोन, रेडियो तथा इंटरनेट समय और स्थान की सीमाओं को लांघते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। ये आधुनिक संचार प्रणालियां हैं जिन्हें परिवहन से कहीं ज़्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है। जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है तथा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस पर लगाए गए प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं। तकनीकी जैसे जैसे विकसित हो रही है तो सुरक्षात्मक प्रतिबंध भी हट रहे हैं इंटरनेट से। निजी व्यावसायिक कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान तथा संस्कार द्वारा इन सूचनाओं तथा उपग्रह चित्रों का उपयोग असैनिक क्षेत्रों जैसे नगरीय नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, वन विनाश, वनोन्मूलन से प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढना तथा सैकड़ों भौमिक प्रतिरूपों एवं प्रकर्मों की को पहचानने हेतु किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर इंटरनेट जब इन्वेंट हुआ था, जब इंटरनेट पहली बार खोजा गया था, तो उस समय अमेरिका में सुरक्षा डिपार्टमेंट के लिए या रक्षा विभाग के लिए इसे उपयोग में लाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे इसे सामान्य लोगों के लिए उपयोग किया जाने लगा। अभी के टाइम पे सुरक्षा के या रक्षा विभाग के लिए तो इंटरनेट का उपयोग किया ही जाता है। साथ में एजुकेशन के लिए, यहाँ पर देख रहे हैं ना, कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए, एजुकेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, टूरिज्म के लिए, फॉरेस्ट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, अर्बन प्लानिंग के लिए, पॉल्यूशन के लिए, सभी चीज़ों के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो आज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो चैप्टर है, काफ़ी लंबा चैप्टर है, ये चैप्टर होता है समाप्त।
और जो क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू।